हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 6 जून 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाओं की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ की फाइल आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जा करके वहाँ से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपने पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 दिनों के भीतर जितने भी माइग्रेंट्स अभी भी अपने अपने राज्यों में नहीं पहुंच पाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की राज्य सरकारें उन माइग्रेंट्स को उनके राज्यों तक पहुंचाएं। 3 जजों की एक बेंच बैठी है जिसमें इन्होंने सेंटर को ये ऑर्डर दिया है और 9 तारीख को ये ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल जो भारत के हैं, जिनका नाम है तुषार मेहता जी ने यहाँ पे अपनी दलील दी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कि रेलवेज़ ने अभी तक लगभग 4200 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई हैं और 3 जून तक 57 लाख लोगों को उनके राज्यों में या उनके घरों तक पहुँचा दिया गया है, जिसमें से 41 लाख लोग खुद से बाई रोड अपने अपने घरों की ओर चले गए थे। यानी कि ये आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के आसपास जाता हुआ सरकार ने पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ तक ये भी एक क्लेम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि किसी भी माइग्रेंट की जो कि अपने स्टेट में जाना चाह रहा था, उसकी डेथ भूख से या फिर पानी की कमी से या फिर मेडिसिन की कमी से यात्रा के दौरान नहीं हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल सॉलिसिटर जनरल ने ये दलील रखी। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिनों के भीतर जैसी भी ये पैनिकिंग कंडीशंस बन रही हैं, इनको सॉर्ट आउट किया जाए। अब बात करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी, या ये कह सकते हैं कि इसका वजूद जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये स्वतंत्र भारत की बात है। ये जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना मान ली जाती है और आता है। बात करें पहले सीजेआई की, तो वो थे जस्टिस हरिलाल जय किशन दास कानिया जी। इस वक्त प्रेजेंट में जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो हैं शरद अरविंद बोबड़े जी। ये 47वें सीजेआई हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बनने के पहले 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने फेडरल कोर्ट की बात करी थी। फेडरल कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट होनी चाहिए भारत में। उसी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की जाती है और 37 में ही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भारत में नींव पड़ गई थी एज अ नेम ऑफ व्हाट, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये उस वक्त पार्लियामेंट, जो कि आज की हमारी संसद है, पार्लियामेंट के चैम्बर्स ऑफ प्रिंस से रन करती थी। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आगे बात करते हैं हम। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम। अब ये अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम क्या है? देखिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ ने अपने नए नए इनिशिएटिव्स को लागू किया, जारी किया, जिसमें से गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम यानी कि नगर वन योजना की शुरुआत की ही है। इसमें क्या होगा कि जैसे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये कहा है कि मुंबई के पुनैकर्स, एक ट्राइब है, पुनैकर्स जो हैं मुंबई के या महाराष्ट्र रीजन के, वो और वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने मिल करके लगभग 16.8 हेक्टेयर, जो कि पूरी तरीके से एक बैरन लैंड था या बैरन हिल थी, यहाँ पे हिल है, उसको ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि जो बंजर भूमि थी उस पे हरी भरी बाग बगीचे, यहाँ तक कि वन की जैसे परिस्थितियों को फिर से वापस ला दिया गया है। तो अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम को स्वीकृति दी गई है और इसमें 200 अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत देश भर में
जिसको संचालन किया जाएगा आने वाले अगले 5 सालों में। यानी कि देखिए, जितना ज़्यादा प्रदूषण जो आज के वक्त में जो प्रदूषण की उपज हो रही है, वो उसमें देन है सिटीज़ की, शहरों की देन सबसे ज़्यादा है। रूरल एरियाज़ में अभी भी पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं होता है या वो ज़्यादा एमिट नहीं करता है जितना सिटीज़ करती हैं। तो ये प्रोग्राम मेनली अर्बन में ही होगा। ये फॉरेस्ट की जितने भी प्रोग्राम्स होंगे अर्बन में, जिनका नाम रखा गया है नगर वन या फिर अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम, इसमें क्या होगा कि ये एज अ लंग की तौर पे काम करेगा उस शहर की। अब बात करते हैं तो वर्ल्ड की लैंडमास जो है वो इंडिया का केवल और केवल कंट्रीब्यूशन 2.5% का है, मात्र 2.5% का। लेकिन 16% से ज़्यादा आबादी हमारे देश में रहती है, यहाँ तक कि कैटल पॉपुलेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो भारत का जो श्रेय है, लगभग 8% के आसपास यहाँ पे फॉरेस्ट का कवर है भारत का वर्ल्ड में। तो ये बहुत कम है। तो एक तरीके से जब सिटीज़ में हम अगर इस तरीके के प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं अर्बन फॉरेस्ट के प्रोग्राम के रूप में, तो यहाँ पे हमें बदलाव दिखता हुआ नज़र आएगा। हमारी सिटीज़ की जो पोल्यूशन लेवल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। जो हमारे दमा के या सांस की बीमारी से, जो भी एलर्जी से जो भी परेशान जो पेशेंट्स होंगे, उनमें कुछ राहत मिलेगी और वातावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। अब बात करें श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब की, तो इनकी तो एक मिनिस्ट्री हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक और मिनिस्ट्री के हेड हैं, वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। साथ ही साथ ये हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की भी मिनिस्ट्री इनको दी गई है। यानी कि इनके पास टोटल 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। आगे देखते हैं हम लोग पावर मिनिस्टर ने लॉन्च करा है आई कमिट इनिशिएटिव को। अब ये आई कमिट इनिशिएटिव क्या चीज़ है, इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, यानी कि 5 जून के दिन पावर मिनिस्ट्री ने, देखते क्या करते हैं। देखिए, पावर मिनिस्टर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे श्री RK सिंह साहब जो हैं, वो मिनिस्टर ऑफ पावर इंडिपेंडेंट चार्ज, ध्यान दीजिएगा, MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दर्जे की मंत्री हैं। इन्होंने #आई कमिट इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इस इनिशिएटिव में देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे ये है कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो, वो एनर्जी की एफिशिएंसी पे ध्यान दें, एनर्जी की एफिशिएंसी को सोचे, रिन्यूएबल एनर्जी का जितना हो सके उतना प्रयोग करने का प्रयास करे। साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, फ्यूचर को ध्यान में देते हुए एनर्जी सिस्टम्स को उसी के अनुसार लगाए। तो ये एक पहल है आई कमिट इनिशिएटिव के नाम की। कौन से दिन पे इसका लॉन्चिंग हो रहा है? इसकी लॉन्चिंग हो रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। ये किसके माध्यम से चल रहा है? तो ये है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। इसके माध्यम से एक और खबर आ रही है पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली चीज़ से, वो ये है कि EESL और USAID, ये क्या है? यूनाइटेड एजेंसी है। कहाँ पे? अमेरिका में, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए मशहूर है और ये यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके फाउंडर थे JF कैनेडी साहब और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इन्होंने एक मैत्री प्रोग्राम को मिलकर के लॉन्च किया है। मैत्री का मतलब हो गया मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये बायलैटरल पार्टनरशिप है अमेरिका और इंडिया के बीच की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नितिन गडकरी साहब ने भी 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम को जारी किया है और उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज। यहाँ पे क्या है कि ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, मासेस को, लोगों को जानकारी देने की बात कर रहे हैं कि जिस हिसाब से रोड्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। अब यहाँ पे क्या है कि एक आंकड़े के अनुसार लगभग देश में हर साल 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पे, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरीके का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अगर लाया जा रहा है, जैसा कि आज के दिन लाया गया प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज के नाम से, तो इससे क्या होगा? इसका टारगेट रखा गया है अगले साल 31 मार्च तक 21 में, और वहाँ पे ये है कि हम लोगों को अवेयर कराएंगे और एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि लगभग 20 से 25% की कमी आ जाएगी हमारी मोर्टेलिटी रेट में।
अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तक साथ ही साथ कुछ ब्लैक स्पॉट्स को भी चिन्हित किया गया है, यानी कुछ ऐसे हाईवेज़ पे कुछ ऐसी जगहें होंगी या कुछ ऐसे स्पॉट्स होंगे जहाँ पे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हो रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या बदलाव लाया जा सकता है, क्या रेक्टिफिकेशन करी जा सकती हैं कि किसी भी तरीके की इन फ्यूचर फिज़िकल डैमेज कम से कम हो सके। आइए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है। अभी हाल के दिनों में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट के बारे में एक खबर लगातार चर्चा में आ रही थी। केरला से लगातार चर्चा में आ रही थी कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की मृत्यु हो गई और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। और मृत्यु का कारण जो है वो बहुत ही दर्दनाक रहा है, बहुत ही इनह्यूमेन रहा है, अमानवीय रहा है। ये आखिर क्या हुआ यहाँ पे, इसको देखते हैं, समझते हैं आखिर क्या बात थी यहाँ। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है हमारा केरला में। इस नेशनल पार्क की जो कोर बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे देखिए एनिमल्स होंगे ही होंगे। ये एनिमल्स कहाँ की ओर बढ़ेंगे, ये बस्तियों की तरफ बढ़ेंगे जब इनको खाने की तलाश में ये फॉरेस्ट से निकल करके ये रीजन की ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन भी रह रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हर कोई रह सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमन को भी दिक्कत होगी, क्योंकि भाई ह्यूमन का एनवायरनमेंट तो जंगल का है नहीं, यहाँ पे एनिमल्स का एनवायरनमेंट है जंगल का। लेकिन अब एनिमल तो इतना समझदार है नहीं। ह्यूमंस ने क्या किया यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल लाइट्स हैं उन्होंने क्या किया कि जो भी खाने की चीज़ें हो गई, जैसे कि कोकोनट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऐसे ही कुछ फलों में इन्होंने क्रैकर्स छिपा दिए। ये देखिए क्रैकर्स छिपा दिए। और अभी रिपोर्ट मिली है, जाकर के खुल करके रिपोर्ट सामने आई है कि पाइनएप्पल में नहीं, कोकोनट में इन्होंने क्रैकर्स छिपा दिया था, जिसको एक एलिफेंट ने, प्रेग्नेंट एलिफेंट ने 12 मई को खा लिया। और उसके बाद उसको बहुत ही गहरे जख्म हो गए, क्योंकि उसकी वजह से उसके ट्रंक, उसके मुंह में दिक्कत पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो आगे के दिनों में कुछ नहीं खा सकी। और 25 मई को उस एलिफेंट का देहांत हो जाता है वेलियार नामक नदी में। अब ऐसे में बात ये आती है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर ऐसा कार्य करता है, जैसे उनको ट्रैप करना या उनको पॉइजन देना या उनको जान से मारना, ऐसे हालात में उस व्यक्ति को लगभग 7 साल की सज़ा या 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। आगे बात करते हैं। ट्यूलिप नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है, जिसके मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब। और साथ ही साथ MOS की फिर से बात करेंगे यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की, तो वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे 25,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया जाएगा 1 साल के इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, जिससे उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए फाइनेंस के सेक्टर में, अर्बन प्लानिंग के सेक्टर में, या फिर एनवायरमेंटल प्लानिंग के सेक्टर में, या सैनिटाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी सर्विसेज को लिया जा सके, या और साथ ही साथ उनको बहुत कुछ नई चीज़ें बताई जा सकें। ऐसे में अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी कि जो शहरों की जो लोकल बॉडीज़ होंगी, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी, वो और स्मार्ट सिटीज़ दोनों में इनको यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए प्रोवाइड की जाएगी स्पेस। इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें टारगेट कर रही है गवर्नमेंट की अप्रॉक्सीमेट 25,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हम कवर करें। आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। स्पंदन कैंपेन, स्पंदन नाम का एक अभियान चलाया गया है। अभी लगभग 2 सालों में छत्तीसगढ़ में 50 से ज़्यादा ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पुलिसमैन ने या तो सुसाइड कर लिया है या फिर फेट्रिसाइड करने की बात करी है, यानी कि अपने किसी कलीग को या सीनियर ऑफिशियल को जान से मार दिया है। ऐसे में ये यहाँ पे पूरी तरीके से जो फोर्स के जो बंदे हैं उनके ऊपर उनकी केस स्टडीज़ करी जाएगी। उनको डिप्रेशन है या कोई किसी तरीके का कोई स्ट्रेस है, फैमिलियर लेवल से लेकर के जॉब लेवल तक में, सर्विसेज लेवल तक में, और कोई आगे आने वाले भविष्य में क्या वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने स्पंदन नाम की अभियान की शुरुआत की है।
आगे चलते हैं। अर्नेस्ट एंड यंग, अर्नेस्ट एंड यंग एक कंपनी है, इसका वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नाम का अवार्ड दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड किरण मजूमदार शॉ जी को दिया जा रहा है। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन नाम की एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की फाउंडर है। इस साल का अर्नेस्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किरण मजूमदार जी को दिया गया। आगे देखते हैं, इंडियन राइटर कृतिका पांडे जी को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए अवार्ड दिया गया है। जो स्टोरी इनकी सेलेक्ट की गई थी उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। अब देखते हैं, अक्षय कुमार जी इस बीच चर्चा में हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में इनका नाम आया है और एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम फोर्ब्स की सेलिब्रिटीज लिस्ट में आया है। सालाना ये इस तरीके की लिस्ट निकलती है, खेल जगत वालों की अलग निकलती है, सेलिब्रिटीज की अलग निकलती है। इस वर्ष अक्षय कुमार साहब को एकमात्र भारतीय हैं जिनको 52वां स्थान मिला है। इस वर्ष की, माफ कीजिएगा, पिछले वर्ष की कमाई लगभग 48.5 मिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। इस लिस्ट में टॉप करने वाली जो हैं वो अमेरिका की काइली जेनर हैं। ये एक परफॉर्मर हैं और इनके पास एस्टिमेटेड इनकी अर्निंग लास्ट ईयर की 590 मिलियन के आसपास रही है। दूसरे नंबर पे सिंगर केन वेस्ट साहब हैं और तीसरे नंबर पे रॉजर फेडरर, जो कि हम सबको पता है एक स्पोर्ट्स पर्सन है। अभी हाल ही में एनुअल लिस्ट निकली थी फोर्ब्स की तरफ से स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी रॉजर फेडरर ने टॉप किया था और यहाँ पे भी सिर्फ एक इंडियन जो कि हमारे विराट कोहली साहब हैं वो आए थे 66th पोजीशन पे। चलते चलते बात कर लेते हैं अनवर सागर साहब, जो कि एक वेटरन लिरिसिस्ट थे। हाल ही में इनका देहांत हो गया मुंबई में। तो ये रही आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उस ग्रुप में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। धन्यवाद।